की जो पहल है आज के माहौल में, जो आज भारत देश अपनी 17वीं लोकसभा का चुनाव के लिए मैदान में जा रहा है और हम देख रहे हैं जो आजकल के जो बिकाऊ चैनल हैं वो हर वर्ग की बात को उस तरीके से नहीं रख पाते हैं, सब तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी पहल करने के लिए जाफा इंडियन यूट्यूब चैनल ने ये पहल की है कि इन छोटे छोटे इलाकों में जाकर के यहाँ के लोगों की राय ली जाए और ये उनसे देखा जाए कि वो क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में और चुनाव के प्रति उनका क्या विचार है और किस तरीके का क्रेज इन बहुजन समाज के लोगों में इस चुनाव को लेकर के है। इस पे जानकारी लेने के लिए जाफा इंडियन छोटे छोटे इलाकों में जाकर के मजदूरों से, बहुजनों से उनकी राय लेकर के समाज के अन्य परिवेश में उनको रखने का प्रयास कर रहा है ताकि आपस में तालमेल कर करके वो एक निर्णय पे पहुंच सकें। तो आज हम इसी कड़ी में जाफा इंडियन यूट्यूब चैनल हमारे हर्ष विहार डी ब्लॉक में आया है। यहाँ पे हम आज हर्ष विहार के लोगों की राय इस बारे में जानेंगे और उनसे पूछते हैं कि वो चुनाव को लेकर के कैसा महसूस करते हैं, उनकी क्या राय है और वो किस क्रम में अपने विचार सोच करके किस आधार पर अपने वोट का निर्णय करते हैं और क्या करेंगे। ये अब इस क्रम में हमारे इस बुद्ध विहार पर रहने वाले बौद्ध भिक्षु जो धर्म गुरु हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैं भंते जी से, हमारे भंते जी, उनसे भी एक बात पूछना चाहूँगा। हालांकि वो बंगाल से हैं लेकिन फिर भी भंते जी, आप इस चुनाव के माहौल में, ये जो चुनाव होने जा रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे शॉर्ट में? लोगों के लिए जो चुनाव, जो वोट अपना कास्ट करने जा रहे हैं, जो वोट डालने जा रहे हैं, मत देने जा रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे संक्षिप्त में? जो समाज के लिए अच्छा काम कार्य कर रहा है और परिवार के लिए या देश के लिए जो अच्छा काम करेंगे तो उसको यानी वोट देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। अच्छा, अब हम आगे, ये भंते जी हमारे बुद्ध विहार में, और अब हम थोड़ा सा बुद्ध विहार के बैकग्राउंड को लेते इधर से। तो आपको जिस परिवेश में आज हम यहाँ मौजूद हैं, ये हर्ष विहार डी ब्लॉक का बुद्ध विहार, हम ये डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान निर्माता, और इसके बाद में जिस रोशनी ने, जिसके कारण भारत को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, वो रोशनी जिसने पूरे विश्व को प्रकाश दिखाया, तथागत भगवान गौतम बुद्ध। और आज इसी प्रांगण में हम यहाँ पे हर्ष विहार डी ब्लॉक के आसपास के लोगों की राय आज के वर्तमान परिवेश में जानेंगे कि वो चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं। तो आइए यहीं के लोगों से पूछते हैं कि उनका वर्तमान चुनाव को लेकर के जो 17वीं लोकसभा का होने जा रहा है उसमें वो किस तरीके से क्या सोचते हैं और किस आधार पे अपने मत को देने की वो निर्णय लेते हैं। तो मैं सबसे पहले, हमारे बीच में सियाराम जी बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में पहले तो वो अपना परिचय दें संक्षिप्त में, और उसके बाद में ये बताएं कि जो 16वीं लोकसभा में काम किया गया है क्या वो उससे संतुष्ट हैं, और अगर संतुष्ट हैं तो क्यों, नहीं है तो क्यों, और वो कौन सा अच्छा विकल्प बहुजन समाज के लिए मानते हैं। आदरणीय सियाराम जी। हाँ, बैठ के हाँ, पहले अपना नाम। मेरा नाम सियाराम है और मंडोली विलेज मेरा रेजिडेंस है, और भीम संदेश समिति मंडोली गांव रजिस्टर्ड, उसका मैं जो प्रेसिडेंट हूं एट दिस टाइम। अब आपने क्वेश्चन किया कि 16वीं लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ था उसमें जो सीधे तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के हैं, तो मैं क्या, मेरे हिसाब से तो इस देश के बहुजनों के लिए बीजेपी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, और बहुजनों के साथ साथ सर्व समाज के जो लोग हैं उनके लिए भी कोई सही पॉलिसी नहीं लाए, जिससे हमारा देश, मैं समझता हूं कि क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब नहीं करता, बिजनेस करता हूं,
तो बिजनेस जो धराशायी इस बीजेपी सरकार ने किया और जो ग्रोथ बहुत डाउन गई, सभी जो जिस छोटा मोटा व्यापार है या किसी का बड़ा है तो ये चंदा दिया इनको, तो उसकी पॉलिसी जो है बड़ा जो और बड़ा हो गया, जो छोटा है उसके जो रोज़गार ख़त्म हो गए। और सीधे तौर पे ये है कि कहने के लिए तो जब से ये 2014 से और 2019 अब 1-2 महीने में इनकी 5 साल होने जा रहे हैं, तो 2014 से ही बहुजनों के लिए के विपरीत काम करना इन्होंने, इनकी जो सोच है मैं कहूँ कि जो 1000-2000 साल पहली है, उस सोच को ये इस देश पे थोपना चाहते हैं मुख्य एजेंडा। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुजनों को जो 2000 साल पहले की स्थिति थी, उस स्थिति को इस देश में ये लाना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करना, भारतीय संविधान पर अटैक करना, भारतीय संविधान के तहत बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार उसको ये नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसको नष्ट कहो या उसमें ऐसे परिवर्तन करना चाहते हैं जिससे जो है बहुजनों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो। अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो हमारा बहुजन जो है कमज़ोर हो जाएगा। शॉर्ट में ये है कि मैं इनकी नीति से जो है संतुष्ट नहीं हूँ। जीएसटी हुई या आपका नोटबंदी हुई, जिसमें देश के लोग जो कतार में मरे, उससे क्या कि मतलब नोटबंदी से क्या पाकिस्तान के कुछ डुप्लीकेट नोट बंद करने की वजह से नोटबंदी करी थी। ये देखो ना कि 99.3% तो बैंक में जमा हो गया नोटबंदी से, तो हमारा देश गड्ढे में गया। और इस बीजेपी सरकार ने हमारा देश गड्ढे में पहुंचाया, बहुजन समाज को गड्ढे में पहुंचाया। तो इसलिए हमें जो विकल्प है, आज जो आम चुनाव की डेट कन्फर्म कर दी गई है और हमें बहुजनों के साथ साथ गरीब लोगों सर्वजन के, तो मैं चाहता हूं कि ना तो कांग्रेस को सपोर्ट करें और ना बीजेपी को सपोर्ट करें, हमें जो है तीसरा विकल्प हमारे पास है, उसे सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के अगर हम सियाराम जी की बात को शॉर्ट में कहें, वह यही कहना चाहते हैं कि 17वीं लोकसभा में संविधानवाद को छोड़ करके ये जो सरकार है भारत को मनुवाद की तरफ ले जाना चाह रही है और जो समाजवाद है उसकी जगह इसने पूंजीवाद को स्थापित करने का प्रयास किया है। सियाराम जी ये बात कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, पहले तो आप अपना नाम बताएंगे और उसके बाद में आप बताएं, आप जब अपना चुनाव वोट डालने के लिए जाते हैं तो आप चुनाव वोट डालने के लिए जो सर्वे आते हैं उनको आधार बना के डालते हैं या अपनी सोच से डालते हैं, अपने विचार से डालते हैं या अपने साथियों के कहने से डालते हैं? इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हुए अपनी बात को कहें। पहले अपना नाम सर। नाम मेरा वीर सैन है, रियासत मेरी करदमपुरी है और जीटीवी में नौकरी में एज ए पोस्ट इलेक्ट्रीशियन हूँ मैं। किंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो इंसान बुराई पे आ जाए वो इंसान बुरा है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से और अब तक नरेंद्र मोदी सरकार ने दलितों और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया, तो हमको सबको मंथन करके जो भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को हराएगा उसको हमको सपोर्ट करना है, वो किसी पार्टी का हो। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट में हमारे ये साथी केवल यही चाहते हैं कि जो दुष्चक्र शासन के दौरान में चला है इस देश को पीछे ले जाने का, वो किसी भी कीमत पे जो भी उससे मुक्ति दिला सके वहाँ पे अपने मत का ये उपयोग करना चाहते हैं और ये इनकी सलाह। इसके बाद में हमारे दूसरे साथी बैठे हुए हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वर्तमान परिवेश में जो ये चुनाव का माहौल चला हुआ है इसमें वो किस प्रकार से अपने समाज को या अपने साथियों को कन्विंस करेंगे कि वो किस आधार पर वोट डालें इस 17वीं लोकसभा के निर्वाचन के लिए। पहले अपना नाम से। मेरा नाम मास्टर सोमवीर, मैं यहाँ गाज़ियाबाद लोकसभा को बिलोंग करता हूँ और सबसे पहले मैं अपने जफ़ा इंडियन चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ आए हुए सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद जिस उद्देश्य के अनुसार वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है कि वास्तव में जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, जब से भी शासन हुआ है, किसी भी सरकार ने हमारे संविधान के अनुसार शासन नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि हम अपने वोट से सत्ता परिवर्तन के साथ साथ
सामाजिक परिवर्तन को भी ध्यान में रखें। हमारे वोट ऐसी पार्टी को जाना चाहिए जो केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं, संविधान के अनुसार हमारे देश में परिवर्तन लाने के लिए अग्रसर हो। इसलिए मैं अपने साथियों से यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने तो हमारे संविधान के मूल जो ढांचा है उसको भी उसके साथ छेड़खानी की है, और सही से यहाँ जो बहुसंख्यक लोग हैं, बहुजन समाज है, उसको ठीक से काम करने का मौका नहीं मिला है और उसको गर्त में ढकेलने का काम किया है। अब आगे मेरी इच्छा यही है कि हमको ऐसी पार्टी या संगठन को वोट देना चाहिए जो यहाँ का जो बहुजन समाज है वो सुरक्षित महसूस करे और संविधान के अनुसार देश को चलाने में सहूलियत मिले। और जहाँ जिस राज्य में जो हमारे संविधान के खिलाफ़ पार्टियां जा रही हैं, हमारे बहुजन समाज के खिलाफ़ जो पार्टियां जा रही हैं, उनके खिलाफ़ जो भी मजबूत संगठन और व्यक्ति है उसको वोट करें, मेरा ऐसा मानना है। कुल मिलाकर के हम ये समझ सकते हैं कि हमारे ये साथी केवल ये कहना चाहते हैं कि देश में संवैधानिक मूल्यों का उत्थान हो। हमें ऐसे हाथों में ये बागडोर सौंपनी है 17वीं लोकसभा की, ना कि उनमें जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को और संवैधानिक नैतिकता को गिराने का काम करे। अब मैं अपने इन साथी से बात करना चाहूँगा। पहले तो मैं यही चाहूँगा कि पहले अपना नाम बताएं, और उसके साथ में मैं चाहूँगा, क्योंकि इस 16वीं लोकसभा के दौरान हमने देखा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर, और दूसरा स्वर्ण आरक्षण के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी सरकार को कई बार लताड़ लगाई। तो मैं ये चाहूँगा, क्या हमारे ये साथी आप ये समझते हैं कि ये जो दोनों के दोनों काम हुए हैं, चाहे तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जिसे वापस किया गया, फिर अध्यादेश लाया गया मजबूरी में बाध्य होकर के, और दूसरे स्वर्ण आरक्षण, क्या इनसे बहुजन समाज अपने वोट को, अगर उसने जहाँ पे भी जैसे करता था, इस निर्णय से, ये जो निर्णय सरकार के रहे हैं, इनसे बहुजन समाज अपने वोट को डालने के लिए सोचने के लिए बाध्य होगा? मेरा नाम नेमपाल बौद्ध है और मैं पंसील इनक्लेव भोपरा गाज़ियाबाद लोकसभा क्षेत्र से आया हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि जो वर्तमान समय में जो सरकार ने जो हमारी जो दलित, शोषित और पिछड़ा समाज के खिलाफ़ जो एक अपनी अवधारणा बना रखी है कि इनको दबाने का, कुचलने का जो काम कर रही है, उस चीज़ से उठने के लिए, जैसे सरकार ने अभी पीछे एक SC/ST एक्ट को ख़त्म करने का काम किया था, उसके बाद में दूसरा जो उन्होंने काम किया था 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू की थी। जैसा कि उन दोनों ही उसके लिए बहुजन समाज को बहुत ज़्यादा मतलब सड़कों पे उतरना पड़ा था और भारत बंद का आह्वान किया था। एक सफल आह्वान हुए थे दोनों, जिसकी वजह से उन चीज़ों के लिए सरकार को झुकना पड़ा और अध्यादेश लाना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ऐसी कंडीशन आती ही क्यों है। इस बात से ये जाहिर होता है कि जो भी सरकारें अब तक, जो भी इस देश में सरकारें बनी हैं, जैसे चाहे BJP की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, उन सभी ने संविधान को बिल्कुल एक तरह से नकार दिया और संविधान के तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मतलब हमारे बहुजन समाज को आने वाली ये 17वीं जो लोकसभा है, इसमें BJP और कांग्रेस दोनों से दूरियां बनानी चाहिए और जो हमारे संविधान को सही तरीके से लागू करे और हमारे हितों को सुरक्षित रखने के लिए जो काम करे, हमें ऐसी सरकार को चुनना चाहिए। कुल मिलाकर के आप यही कहना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए बहुजन समाज के विरोध में, आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं और वो निराधार हैं, गैर संवैधानिक हैं, यही आप कहना चाहते हैं। और ऐसे गैर संवैधानिक निर्णय करने वाली पार्टी कोई भी हो, वो सत्ता में नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। अब मैं, हमारे एक युवा साथी हमारे बीच में हैं, पहले ये अपना परिचय देंगे और उसके बाद में मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप युवा हैं और मेरे ख्याल में पहली या दूसरी बार आप अपना वोट डालने जा रहे हैं। तो सबसे मैं ये नहीं पूछूं आपसे कि आप किस पार्टी को वोट देंगे। आप जब वोट डालने जाएंगे तो आप जो यहाँ पे अभी आपने देखा, कभी गाय के नाम पे किसी को मारा गया, कभी किसी को आपने दलितों को देखा, उन्होंने नंगा करके पुलिस वालों के डंडों से ही उनको पीटा गया। क्या ये जब आप वोट डालने जाएंगे तो ये मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे या नहीं रहेंगे? पहले अपना नाम बता दें सर। जय भीम साथियों, मेरा नाम रविंदर है और मैं बाबरपुर विधानसभा से आया हूँ। मेरा कहना इस मुद्दे पर यही रहेगा, अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि डिजिटल मीडिया है आज के टाइम में, डिजिटल मीडिया को देखते हुए केवल अपनी जो समाज की मीडिया है उसको फॉलो कीजिए,
अन्य जो और मीडिया है उसको फॉलो ना करे, क्योंकि वो भ्रामक और बिना बात के ऐसे प्रचार करती है जो दलित समाज के खिलाफ जाते हैं। और दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अपना समाज उसको वोट दे जो अपने समाज के लिए काम करता है। धन्यवाद। कुल मिलाकर के हमारे साथी के भाव यही हैं कि हम मीडिया को देख करके, माहौल को देख करके अपने मत को देने का निर्णय ना करें। अब हम और आगे चलते हैं, अपने दूसरे साथियों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं और किस प्रकार से। हमारे बीच में एक बुद्धिजीवी साथी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो जब एक मतदाता पहली बार, ख़ासतौर से नवयुवक मतदाता काफ़ी आए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि नवयुवक मतदाता को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस आधार पे अपने वोट को देने का निर्णय करें, क्योंकि नवयुवक है तो बेरोजगारी भी उसके लिए बहुत बड़ा इशू है। तो सर पहले नाम बताएंगे और फिर ये मैंने सवाल पूछा इसका। मेरा नाम विजय पाल है, मैं लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस हूँ और मेरा यहाँ जो आने का उद्देश्य है वो मैं डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार समिति का पदाधिकारी हूँ। आज के चुनाव के माहौल में मैं जो जितने भी वोटर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हमें वोट का जो अधिकार मिला है वो बड़ी मुश्किल से मिला है, बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के द्वारा हमें मिला है। तो हमें पहले तो अपनी वोट की कीमत समझनी है। दूसरे, हमें ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो बिल्कुल करेक्टर से और उससे जुड़ा हुआ समाज सेवा से, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है ताकि लोकतंत्र जो है हमारा मजबूत हो और देश जो है और तरक्की करे। एक बात और कहना चाहूँगा कि आजकल जो माहौल है चुनाव के उसमें तो तरह तरह के प्रलोभन चल रहे हैं, तो जो हमारे वोटर्स हैं वो इसमें भ्रमित ना हो, लालच में ना पड़े और अपने वोट का अधिकार जो है बहुत ही स्वतंत्र रूप से और सोच समझकर करें। अब मैं इसी के साथ साथ अपने विद्यालय में ALC का इंचार्ज भी हूँ, तो मेरा कार्य वहाँ पर बच्चों को शिक्षित यही करना है कि हम मतदाता को कैसे जागरूक करें और मतदाता को कैसा होना चाहिए ताकि हमारा जो ये संविधान है उसकी भी रक्षा है और देश जो है हमारा समाज तरक्की करे। बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी सलाह दी कि हमें चरित्रवान और ईमानदार आदमी के हाथ में देश को सौंपना है। जो बौद्धिक रूप से बेईमान आदमी है उसके हाथ में अपने देश को नहीं सौंपना। बौद्धिक रूप से बेईमान का मतलब वो कहता कुछ है और करता कुछ है, मतलब कथनी और करनी में जिसका भेद हो, उस ऐसे आदमी हमारे देश में सत्ता पे नहीं काबिज होना चाहिए, तभी ये देश सुरक्षित रह सकता है। मैं समझता हूँ यही भाव आपकी बात के थे। इसके बाद में हम चलते हैं, हमारे बीच में बैंक कॉलोनी से आए हुए चरण सिंह जी, पहले वो अपना शॉर्ट में परिचय देंगे, नाम बताएंगे और काम बताएंगे और उसके बाद में मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि क्या जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं वो इस 16वीं लोकसभा के जो कार्यकाल है उससे संतुष्ट रहे, और अगर संतुष्ट नहीं रहे तो वो किन मुद्दों को, और ख़ास तौर से जो 13 पॉइंट रोस्टर प्रोग्राम आया, मुख्य रूप से मेरा सवाल आपसे यही है, ये 13 पॉइंट रोस्टर प्रोग्राम है, ये बहुजन समाज की स्थिति पे कुठाराघात करता है, संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। क्या यह मुद्दा आने वाली लोकसभा में चुनाव में कोई रोल निभाएगा? आदरणीय चरण सिंह जी। मैं चरण सिंह सुमन, इंसाफ इंडिया दिल्ली का प्रेसिडेंट, और आज के जाफा इंडिया चैनल को मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा है, और अपने समाज को जागरूक करने के लिए हमें ये प्रोग्राम डोर टू डोर जाना भी पड़ेगा। साथियों, इस 16वीं लोकसभा चुनाव में जितना दलित उत्पीड़न हुआ, जितना मुस्लिम उत्पीड़न हुआ, जितना लोग परेशान हुआ, इतना पहले कभी नहीं हुआ, और जितना बुरी तरह से इसको इस्तेमाल किया है तानाशाही की तरह। आपने देखा बैंकों का क्या हुआ, बैंकों में झगड़ा हुआ, न्यायपालिका में जज खड़े होकर के घोषणा करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देश खतरे में, संविधान खतरे में है। CBI का क्या दुरुपयोग हुआ, ई-बंधन जितनी संवैधानिक संस्थाएं उनका पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ है इस 16वीं लोकसभा में।
अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं, उनकी जो थिंकिंग है, जो उनकी विचारधारा है, वो ब्राह्मण ही है, ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाती है। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश लोकतंत्र व्यवस्था से चलता है, भारत के संविधान से चलता है। भारत के संविधान को इन्होंने एक तरफ रख दिया है और अपनी वर्ण व्यवस्था को लागू ही कर दिया है। ये मान के चलिए, जैसा देखने को मिल रहा है, हर पदाधिकारी हर संवैधानिक संस्था पर गुजरात से लाए हुए आदमी रख दिए हैं। अब आप ये देखिए कि क्या आप इस तरह के लोगों को आप वोट कास्ट करेंगे? लेकिन इस समस्या का समाधान के लिए हम क्या करें? इस समस्या के समाधान का यही है कि हम तीसरा विकल्प हमने ढूंढना ही पड़ेगा। और बहुजन जो हमारा है, जो बहुजन समाज की पार्टी है, वो पूरे देश में व्याप्त है, हर जगह उसका वोटर है। तो हम क्यों ना उसको तीसरे विकल्प को ढूंढें और यहाँ दिल्ली में भी हम अपना पूरा तीसरे विकल्प की खोज करें, क्योंकि इन दोनों ने तो अभी तक देश में हमें कुछ दिया नहीं है, हमारे साथ धोखा ही किया है और वर्ण व्यवस्था को दिन प्रतिदिन लाने की बात कर रहे हैं। मैं सभी से साथियों से ये निवेदन करूंगा, सभी वोटरों से, कि सबको ये बताएं कि हमने तीसरे विकल्प को ही वोट कास्ट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के बात वही रही कि किसी भी तरीके से ये देश जो समाजवादी की व्यवस्था है उसको मनुवाद में बदलने की, जो 16वीं लोकसभा के निर्वाचन जो सुन के जो सत्ता में आए, उनकी मंशा को नाकाम करने के लिए हमें किसी और विकल्प पे विचार करना चाहिए। इसके बाद में मैं हमारे बीच में बैंक कॉलोनी से आए हुए चंद्रमणि जी के पास आता हूँ और उनसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो अभी हमारे बीच में सुमन जी ने बात कही, लेकिन आपसे क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आपने कई सारे चुनावी समर देखे हैं, जो नवयुवा पीढ़ी है वो आगे आ रही है, तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि वो किस आधार पे ये निर्णय लें ताकि उनका जो ये अनमोल वोट है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसका ठीक से इस्तेमाल कर पाएँ? इतने सारे चुनावी समर देखने के बाद में आप क्या सलाह नवयुवक को देंगे, प्लीज़? मेरा नाम चंद्रमणि है, बैंक कॉलोनी से आया हूँ। हमें तो वो सरकार चाहिए जो हमें रोजी रोटी दे सके, इसके बिना हम अधूरे हैं और हम 18वीं या 17वीं शताब्दी में चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्होंने बड़े संक्षिप्त में सीधी और सारगर्भित बात कह दी। अब मैं हमारे पीछे एक साथी बुजुर्ग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो जब वोट डालने के लिए जाएंगे 17वीं लोकसभा के निर्वाचन चुनाव में, तो वो क्या सोच के वोट डालेंगे? पहले अपना नाम बताएं प्लीज़ सर, और उसके बाद में बताएं क्या जब आप वोट डालने के लिए डाल रहे होंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोच के वोट डालेंगे? मेरा सोच ये है कि हम बाबा साहब के नाम पे चलना चाहते हैं। अब बाबा साहब को क्या नाम की वोट जो है, बाबा साहब के नाम से हमारे बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलना चाहिए और हमारा वोट का कहीं गिनती है नहीं है, तो इसलिए हम बाबा साहब ही को वोट देने की प्रयास करेंगे। ये हमारा, इन्होंने बड़ी छोटे शब्दों में अपनी बहुत सारी बात कह दी। लास्ट में मैंने जो यहाँ पे पूछा लोगों से, कुल मिलाकर के हम इस बात को कह सकते हैं कि सभी के मन में एक शंका है, और वो शंका इस तरीके की है, मैं 4 लाइनों में अगर कहूँ, कभी आंधी तो कभी फूल से डर लगता है, कभी कांटे तो कभी धूल से डर लगता है, ये हवा कैसी चली है यारो, आज तो नेताओं की हर भूल से डर लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ पे हर्ष विहार में आए और हमारे बीच में एक और साथी जो काफ़ी कर्मठ हैं, सक्रिय रहते हैं सामाजिक कार्यों में, मैं उनसे भी ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान परिवेश में वो किस बात को ध्यान में रख के आने वाली जो चुनाव है उसमें अपना मत डालेंगे। पहले अपना शॉर्ट में नाम बताएं और बाद में बताएं कि किस बात को लेकर के वो अपने वोट को देने का निर्णय करेंगे। थैंक यू। जब बात वोट की आती है या राजनीति की आती है तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना होता है कि हवा किस तरफ है और किसकी है, क्या कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे समाज की कि हमारा समाज तो सभी ऐसे बिखरा हुआ है कि जैसे आंधी चलती है ना और भूस का तूर बिखर जाता है, इस तरह से इसे इकट्ठा करने के लिए हम संघर्ष करना पड़ेगा।
और संघर्ष करने के साथ में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी पावर कहाँ है और किसके साथ है। हमारी पावर केवल बहन जी के साथ है और हमारी कहीं भी नहीं है। यदि हमारी मत है तो केवल बीएसपी के साथ है और कहीं नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी पावर को बीएसपी के लिए सपोर्ट करके सभी दलों को इकट्ठा होकर पावर बनाई जाए बहन जी के साथ में। तो हमारे भगत जी ने तो पार्टी का नाम भी ले दिया है कि वो किस आधार पे अपने वोट को कास्ट करने के लिए जाएंगे, और भी सलाह दी है। साथियों, कुल मिलाकर के संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है, जब भी हम अपना वोट डालने के लिए जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस देश की वर्तमान परिस्थिति क्या है, उस वर्तमान परिस्थिति से हम संतुष्ट हैं या नहीं। और दूसरे, जो हम कहते हैं नवयुवकों का देश भारत है, तो उन नवयुवकों के जो हक हकूक़ हैं, जो अधिकार हैं, कि वो आखिर किस तरीके का जीवन इस भारत में जिए, वो तभी तो अच्छी तरीके से समृद्ध रह पाएंगे जब उनको रोज़गार मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि 45 वर्षों में, पिछले 45 वर्षों में जो बेरोज़गारी दर है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो मैं अपने साथी से पूछना चाहूँगा, क्या बेरोज़गारी इस आने वाली 17वीं लोकसभा के निर्वाचन में एक बड़ा मुद्दा होगा? क्या वो ऐसा समझते हैं या नहीं? पहले अपना प्लीज़ नाम बताएंगे और फिर बेरोज़गारी मुद्दा होगा या नहीं, इस पे अपने विचार रखें। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। नाम धर्मेंद्र गौतम और गाजियाबाद के साहिबा विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूं। और बात भाई साहब ने पूछी है कि बेरोज़गारी के बारे में, जो 17वीं लोकसभा के अंदर है, आपने देखा होगा कि 70 सालों के अंदर आज तक बहुजन समाज के लिए 2 पार्टी जो हैं लगातार केंद्र में रही हैं। बहुजन समाज को एक बार भी मौका नहीं मिला है, और अब इस 17वीं लोकसभा के लिए एक ऐसा बहुजन समाज को मिलने जा रहा है। और मैं जाफा इंडियन के माध्यम के चैनल से सभी देशवासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 17वीं लोकसभा जो है बहुजन की होनी चाहिए, और हर तरह से बहुजन की होनी चाहिए। और रही बात बेरोज़गार की, बेरोज़गार तो हमारे देश में इन दोनों पार्टियों ने बिल्कुल समाज की कमर तोड़ दी। बेरोज़गार के लिए तो कुछ है ही नहीं इस टाइम। और रही बात, मैं इस चैनल के माध्यम से अपने बहुजन समाज के लोगों को बार बार ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे पे एक तीसरा विकल्प है, बहुजन समाज की जो पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। मैं बार बार इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये दर्शाता हूँ कि हमें जो तीसरी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी को, उसको ही चुने, अन्यथा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सम्मानित साथियों, और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो बहुजन समाज के जो भी छोटे छोटे संगठन हैं, वो सारे संगठन एक प्लेटफार्म पे आ जाएं, और जो बहुजन समाज की जो सबसे बड़ी पार्टी है उनके हाथ मजबूत करें। क्योंकि ये माहौल जो चल रहा है, बहुजन समाज का आना बहुत ज़रूरी है। यदि बहुजन समाज नहीं आया तो दोबारा वही गुलामी वाले दिन आ जाएंगे। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी ख़त्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कुल मिलाकर के मैं जाफा इंडियन की तरफ से ये ज़रूर पूरे भारतवर्ष के लोगों से निवेदन करूँगा, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें आप अपने मत का उपयोग ज़रूर करें। कोई भी काम हो, कुछ भी हो, सबको छोड़ करके अपना मत ज़रूर डालने जाएं, और अपने मत को डालते वक्त देश की समस्याओं को ध्यान में रखें। मैं दिनेश कुमार हूं, और हम देश की समस्याओं को ध्यान में रखें, और आने वाले परिवेश में हम किस तरीके का शासन चाहते हैं, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने वोट को ज़रूर कास्ट करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, संवैधानिक अधिकार है, और यदि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने मत को ज़रूर दें। और जब हम मत देने के लिए जाएं, किसी तरीके का कोई प्रलोभन, किसी तरीके का कोई दुष्प्रचार या मीडिया की वजह से, केवल मीडिया की वजह से हम अपने वोट को देने का निर्णय न करें कि माहौल किस तरीके का है। नहीं, हम अपनी सोच पे जाएं, देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लें। बहुत बड़ा पर्व है। साथियों, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ पे हर्ष विहार डी ब्लॉक में ये जो हमने थोड़ी शूट दी, तो अगर हम संविधान का भारत में संवैधानिक भारत चाहते हैं तो अपना वोट जरूर डालें। जय भीम, जय भारत।